हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो हमने पिछला लेक्चर लिया था उसमें मैटर और उसका क्लासिफिकेशन बताया था कि मैटर को किस किस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है वो किन किन लॉज के अकॉर्डिंग होता है। दुनिया में कोई भी कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होगा तो उसके फॉर्मेशन के कुछ डेफिनेट लॉज हैं, और ये 5 लॉ हैं। इनको हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। दुनिया में जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ होगा वो इन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग हुआ होगा। इनसे डिफरेंट फॉर्मेशन, इन लॉज के अगेंस्ट कोई फॉर्मेशन नहीं होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। डिफाइन कर सकते हैं, इट स्टेट्स दैट, क्या कहता है? ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज total mass of the products is always equal to the total mass of reactants taken इनिशियली। मतलब ये हुआ कि किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज में जो मास रिएक्टेंट्स का होगा और जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसका मास भी रिएक्टेंट्स के मास के इक्वल होगा, चाहे आप फिजिकल चेंज ले लें या कोई केमिकल चेंज ले लें। जैसे आप सपोज करिए, हमने एक कॉनिकल फ्लास्क में क्या ले लिया? आइस क्यूब्स ले लिए। क्या ले लिया है? आइस क्यूब्स ले लिए। ये आपके आइस क्यूब्स हैं। तो ये है आपकी आइस। आइस किस में है? सॉलिड फॉर्म में है। हमने इस आइस क्यूब्स के लेकर कॉनिकल फ्लास्क को वेइंग मशीन पर वे कर लिया और उसके बाद हमने क्या किया? उसको मेल्ट कर लिया। मेल्टिंग करने से क्या होगा? आपकी जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो जाएगी और किस में पहुंच जाएगा? ये लिक्विड फॉर्म में पहुंच जाएगा। तो ये क्या होगा? आइस चेंज इनटू द वाटर। वाटर कैसा है? लिक्विड है। अब इसको हमने फिर से वे कर लिया तो क्या देखने को मिलता है कि जितना मास पहले था उतना ही मास बाद में आता है। तो इस तरह से फिजिकल चेंज में जो मास रिएक्टेंट का है वही किसका प्रोडक्ट, मतलब को उस चेंज में कोई भी मास में अंतर नहीं आया। ऐसे ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं केमिकल चेंज का। सपोज करिए कार्बन ये और ऑक्सीजन, इनको आपस में बर्न किया गया तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है तो 12 ग्राम कार्बन हो गया, 32 ग्राम ऑक्सीजन हो गया। ये 12 प्लस 32 इक्वल कितना हो गया? 44 ग्राम हो गया। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज 44 ग्राम। आफ्टर रिएक्शन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो 44 ग्राम। सो वी कैन से दैट these informations are according to the law of conservation of mass.
तो रिएक्टेंट का जो भी मास होगा वही मास प्रोडक्ट का होगा, इसलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग है। अब देखिए ये जो लॉ दिया था किसने दिया था? लेवोसियर ने दिया था। सेवनटीन 1774 के अकॉर्डिंग दिया था। बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन आजकल इसका थोड़ा सा फॉर्म बदल गया है। एक बहुत हमारे ब्रिलियंट साइंटिस्ट हुए हैं, कौन? आइंस्टीन। आइंस्टीन ने क्या बताया था कि E इक्वल mc², मीन्स मास चेंज इन एनर्जी। मास को किस में चेंज किया जा सकता है? एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। तो मास कैन चेंज इनटू द एनर्जी। तो इस आइंस्टीन इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? जब भी कोई रिएक्शन होगी तो हो सकता है उसमें मास कुछ एनर्जी में चेंज हो गया हो, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के इक्वल नहीं आएगा। तो इस लॉ में का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो ये कहता है कि द टोटल मास एंड एनर्जी ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज होगा तो उसमें जो रिएक्टेंट का मास और एनर्जी होगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट्स का मास और एनर्जी। तो थोड़ा सा इसमें ये अमेंडमेंट कर दिया गया है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, मास की जगह क्या कर दिया गया है? मास एंड एनर्जी। ये जो है वो चेंज नहीं होता है। तो ये तो रहा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस का वेरिफिकेशन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसका नाम है लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट। इस लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था कि दो ट्यूब ली गई थी, ये यहां पर कनेक्टेड थी, ग्लास ट्यूब हैं, ये एच की शेप की थी, और इसमें क्या किया गया था? पहले यहां से एक तरफ AgNO3 इसका सॉल्यूशन और दूसरी तरफ NaCl का सॉल्यूशन भरा, ठीक है ना? और इसके बाद इसको इंटरमिक्स किया। जब ये इंटरमिक्स किया जाएगा तो इनकी केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन क्या होगी? केमिकल रिएक्शन होगी AgNO3 प्लस NaCl इक्वल AgCl प्लस NaNO3। This is the chemical reaction between aqueous AgNO3 and NaCl. AgNO3 NaCl से रिएक्ट करके AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, साथ में सोडियम नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा। तो ये रिएक्शन होते ही क्या होगा? ये सॉल्यूशन जो ट्रांसपेरेंट होंगे वो व्हाइट प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाएंगे, मतलब केमिकल रिएक्शन हो चुकी होगी। क्या किया हमने? रिएक्शन से पहले इनको वे कर लिया, और जब रिएक्शन हो गई तो उसके बाद वे कर लिया, दोनों का वे इक्वल आया। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करता है। तो ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसको आप फटाफट नोट करिए। अगला दूसरा लॉ हम इसको शुरू करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, दूसरा लॉ आता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। सेकेंड लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये लॉ क्या कहता है? आइए हम देखते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का मतलब आप शायद समझते होंगे। कंपोजिशन का मतलब ये है कि कोई भी कंपाउंड किन किन एलिमेंट्स से मिलकर बना है और उन एलिमेंट्स का उसमें क्या परसेंटेज है, तो वो कहलाता है कंपोजिशन। तो हम इस लॉ को देखते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। देखिए, नाम से ही इसके बारे में पता चल रहा है कि किसी भी कंपाउंड का जो कंपोजिशन होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये प्राउस्ट ने दिया था लॉ। किसने दिया था? 1779 में। तो ये लॉ क्या कहता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड
चाहे आप किसी भी मेथड से बना लें, चाहे किसी भी सोर्स से उसको ले आए, उसमें हमेशा डेफिनेट एलिमेंट मास के डेफिनेट रेशियो में कंबाइन होते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स combined together in definite ratio of mass whatever may be the source। मतलब ये हुआ कि कोई भी केमिकल कंपाउंड, जैसे वाटर है, वाटर का कोई भी सोर्स हो, एग्जांपल से आप समझिए वाटर है, वाटर में दो एलिमेंट कौन कौन से कॉम्बिनेशन में है? H एंड O। कहीं से वाटर ले आइए, चाहे आप वो वाटर हैंड पाइप से ले लें, हैंड पाइप का वाटर ले लें, वेल वाटर ले लें, रेन वाटर ले लें, या आप क्या करें, लैब में उसको बना लें, लैब प्रोडक्शन। मतलब हमारा यह है कि आप किसी भी सोर्स से वाटर तैयार करें, मतलब वाटर को प्राप्त करें, या लैब में उसका फॉर्मेशन करें, उसमें हमेशा दो ही एलिमेंट होंगे, कौन कौन? H एंड O। और उन सब में H और O एलिमेंट्स का जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स होगा। कोई भी वाटर, चाहे आप हैंड पाइप से ले लें, चाहे वेल वाटर ले लें, रेन वाटर ले लें, लैब में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना लें, सभी में दो ही एलिमेंट होंगे H एंड O, और इनका जो रेशियो होगा वो होगा 1:8, 1:8, 1:8, 1:8। ये वाटर हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, कहीं से भी लिया जाए, सभी में H2O ही होगा, मतलब दो ही एलिमेंट होंगे H एंड O, और वो हमेशा 1:8 में कंबाइन करेंगे। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं। वेरिफिकेशन जो है के लिए क्या किया गया कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन अलग अलग मेथड से किया। क्या किया? C+O2 को कंबाइन करके CO2 बनाया, CaCO3 को हीट किया तो क्या बना? CaCO3 को जब हीट किया गया तो बना CaO प्लस CO2, कार्बन ऑक्सीजन को जला के बना। इसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया गया, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने से आपका CO2 बना। तो आप देख रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी उन सभी में दो एलिमेंट प्रेजेंट हैं, कौन कौन? कार्बन एंड ऑक्सीजन, और इनका जो रेशियो है 12:32 और 3:8। ये रेशियो में होगा। कार्बन डाइऑक्साइड चाहे आप किसी भी मेथड से फॉर्मेशन कर लें, हमेशा CO2 ही होगी, CO2 होगी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें दो एलिमेंट होंगे कार्बन एंड ऑक्सीजन, और इन एलिमेंट्स का जो रेशियो होगा वो होगा 3:8। तो यही लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहता है कि कोई भी कंपाउंड जो है उसमें फिक्स एलिमेंट हमेशा होते हैं, और उन एलिमेंट्स का जो रेशियो है वो भी हमेशा फिक्स रहता है, चाहे आप किसी भी सोर्स से
उसको क्यों न प्राप्त करें। तो ये कहलाया आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये लॉ देखिए तब वैलिड नहीं है जब एलिमेंट की डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म हो, है ना। जैसे आपका CO2 है, कार्बन के आइसोटोप आपके C12 भी है, C13 है, C14 है। अगर आपका CO2 बनेगा C12 से तो इसमें तो 3:8 रहेगा। अगर इससे बनेगा C13 वाला बनेगा तो इसमें रेशियो क्या होगा, 13:32 रहेगा। और CO2 अगर C14 वाला बनेगा तो इसमें रेशियो रहेगा 14:32। तो ये जब डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं जिन एलिमेंट्स के, उनके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन अगर हो रहा है और ये आइसोटोप अगर उनमें अवेलेबल हैं तो उनमें ये जो आपका लॉ है वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है, अनलेस ये जो है वो लॉ बिल्कुल वैलिड है। हालांकि अब देखिए हम तीसरे लॉ पर आते हैं, वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, थर्ड लॉ। ये लॉ नोट कर लिया होगा। तो हम चलते हैं अब थर्ड लॉ पर, वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए इसको समझते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है। चलिए बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब ही वही होता है, रेशियो से ही मतलब होता है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये जॉन डाल्टन ने दिया था। डाल्टन ने इस लॉ को दिया था। तो ये लॉ क्या कहता है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, ठीक है ना, और कंबाइन करके वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो एक एलिमेंट के डेफिनेट मास से दूसरे एलिमेंट के जो डिफरेंट मासेस कंबाइन कर रहे होंगे उनमें एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। क्या कहा कि अगर दो एलिमेंट, मान लीजिए दो एलिमेंट A और B हैं, वो आपस में जुड़ के AB बनाए, AB2 बनाए, A2B बनाए, मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करें, और उसमें अगर हम एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दें, मतलब एक एलिमेंट के फिक्स मास से हम कंपेयर करें कि दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मासेस जो उससे कंबाइन कर रहे होंगे, तो वो डिफरेंट मासेस में भी एक होल मल्टीपल रेशियो देखने को मिलेगा। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन टू एलिमेंट्स combine together to form two or more compounds, then different masses of one element, different masses of one element which combine with the fixed mass of another element bear a simple whole number ratio। समझिए कि जब दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करें, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, वो आपस में मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हो। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, ये दो एलिमेंट हैं,
ये क्या बना सकते हैं, CO भी बना सकते हैं और CO2 भी बना सकते हैं। तो when two elements combine together to form two or more compounds, ऐसे भी एलिमेंट हैं जो अभी हमने दो बताए, कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो दो से ज्यादा भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो जब दो एलिमेंट आपस में मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, देन डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, तो एक एलिमेंट के डिफरेंट मास। अब हम इसमें देखें, कार्बन के 12 से इसके कितने कर रहे हैं 16, इसमें कार्बन के 12 से कितने कर रहे हैं इसके 32। तो एक एलिमेंट कार्बन का फिक्स मास हो गया कितना 12, उससे ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस जो कंबाइन कर रहे हैं वो कितने हैं 16 एंड 32। तो वो डिफरेंट मासेस जो रिएक्ट कर रहे हैं और वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट, कार्बन के फिक्स मास 12 ग्राम से ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस जो 16 और 32 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं, वो आपस में एक सिंपल होल नंबर रेशियो रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन contains the ratio 16:32, which is the simple ratio 1:2। समझ गए होंगे कि जब दो एलिमेंट आपस में कॉम्बिनेशन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएं, तो एक एलिमेंट के फिक्स मास से, कार्बन के फिक्स मास 12 ग्राम से ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस 16 और 32, ये जो रिएक्ट कर रहे हैं, इन डिफरेंट मासेस में भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, ये आपस में कंबाइन करेंगे और डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो वो कंपाउंड्स हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कंपाउंड्स देखें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या क्या कंपाउंड बनाएंगे, N और O मिलके देखिए कंपाउंड्स कौन कौन से एलिमेंट हैं आपके N और O। अब देखिए कंपाउंड्स क्या क्या बना रहे हैं। N और O आपस में मिलके नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनाते हैं। तो नाइट्रोजन का इसमें कितना हो गया 14 और ऑक्सीजन हो गया 32। ऐसे ही इसका आपस में फिर से कॉम्बिनेशन होगा। पहले तो आपका नाइट्रस ऑक्साइड बना लीजिए N2O। नाइट्रस ऑक्साइड में ये कितना हो गया, नाइट्रोजन का हो गया 28 और ये हो गया 16। इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया NO, इसमें 14 16 हो गया। इसके बाद ये आपका कंबाइन करके आप कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा आपका N2O3। क्या बनेगा N2O3। इसमें आपका हो गया 28:48। इसके बाद बनता है आपका N2O4 या NO2, इसमें आपका है 14 और ये है 32। और इसके बाद बनता है N2O5, इसमें आपका रेशियो हो जाता है 28 और ये हो जाएगा 80। अब क्या करें, हम एक एलिमेंट का फिक्स मास कर दें, फिक्स मास ऑफ N और डिफरेंट मासेस। फिक्स मास हमने किसका कर लिया, नाइट्रोजन का। डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन देखें कितने। हम नाइट्रोजन का फिक्स मास कर लें 28, तो ये 28 से आपका 16 है। इसको 28 करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 हो गया, ये हो जाएगा 32। ये 28 से आपका कॉम्बिनेशन कर रहा है 48। इसको जब 28 करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और ये 28 से कॉम्बिनेशन कर रहा है 80। क्या किया हमने, दो एलिमेंट लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनके कंपाउंड्स बने नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये 5 कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। हमने बताया था कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएं
तो एक एलिमेंट के फिक्स मास करके जो डिफरेंट एलिमेंट्स के वो दूसरे एलिमेंट के जो डिफरेंट मासेस हैं वो कंबाइन कर रहे हैं, उनमें अगर हम रेशियो निकालें तो वो क्या आएगा, एक फिक्स रेशियो आएगा, मतलब फिक्स होल नंबर रेशियो आएगा। तो अब हम देखिए नाइट्रोजन के 28 ग्राम से जो ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस कंबाइन कर रहे हैं उनमें रेशियो आ गया 16 रेशियो 32 रेशियो 48 रेशियो 64 रेशियो 80। 16 से डिवाइड करते हैं 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5। तो आपके सामने ये दूसरा एग्जांपल आया जिसमें दो एलिमेंट कंबाइन करके दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, उनमें भी एक एलिमेंट के फिक्स मास से जो दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मासेस कंबाइन कर रहे थे उनमें सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया। ये हमने कार्बन और ऑक्सीजन से CO और CO2 बना के आपको बताया। यहां पर हमने नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ये 5 कंपाउंड में जो रेशियो था वो आपको बताया। तो वो क्या था, वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था। तो इस तरह से आपके 3 रूल्स हो गए, इनको आप एक बार फिर से रिवाइज करिए। लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा आपको बताया था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, तीसरा बताया है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इन तीनों लॉ को आप पहले इनको तैयार करिए, पढ़िए। उसके बाद 2 लॉ आपके और रह गए हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। वो हम आगे दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।